हेलो स्टूडेंट्स, एंजाइम वाला टॉपिक अपना चल रहा है और उसमें एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन एंजाइम्स के लिए जो और टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही इनका मोड ऑफ एक्शन यानी कि मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूँ टर्मिनोलॉजी जो मोस्टली एंजाइम्स के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो एक वर्ड अपन यूज़ करते हैं एंडो एंजाइम। तो एंडो एंजाइम्स का मतलब क्या है? द एंजाइम्स वर्किंग इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं उनको अपन क्या कहते हैं? एंडो एंजाइम। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है ना, वो इनसाइड द सेल वर्क कर रहे हैं। एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो वो क्या है? एंडो एंजाइम। एक होता है बेटा एक्सो एंजाइम। ठीक है, दीज आर द एंजाइम्स विच आर synthesized by the cell but secreted outside and they are working outside the cell. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द आउटसाइड द सेल ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पिचर प्लांट जो है उसके बारे में आपने नाम सुना होगा। यूट्रिकुलेरिया का सुना होगा, ठीक है ना, डायोनिया का सुना होगा, ड्रोसेरा का सुना होगा। तो ये जो प्लांट्स हैं पिचर प्लांट वगैरह, इनके अंदर क्या होगा बेटा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को बाहर की ओर सीक्रेट किया जाता है। जो इंसेक्ट की बॉडी जो है, ये लाइटिक एंजाइम्स उसको क्या करते हैं? रैप्चर करने का काम करते हैं या ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पर्टिकुलर सेल आउटसाइड द सेल, ये उसका एक्शन एरिया है। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन जो है उसके अंदर आउटसाइड द सेल लूमन जो है एलिमेंट्री कैनाल की, उसके अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है। तो वो भी क्या है? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं मोस्ट ऑफ क्या है, वो किस टाइप के हैं? एक्सो एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन, तीसरी जो कैटेगरी अपन ले सकते हैं वो है, एक होते हैं बेटा प्रो एंजाइम। ठीक है, प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम्स विच आर इन द इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट में जो एंजाइम होता है वो क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव स्टेट में जो एंजाइम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम। जैसे आपने सुना होगा पेप्सिनोजन, that is going to be converted into the pepsin in presence of HCl, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? ट्रिप्सिन, और इसकी क्या है? पेप्सिन। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है ये। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रो एंजाइम। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर अपन वर्ड यूज करते हैं आइसो एंजाइम्स। ठीक है, व्हाट आर दीज? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम के अलग अलग रूप हैं, ठीक है ना। और ऑल दीज रूप्स जो है, फॉर्म्स हैं, सभी जो रूप हैं वो अलग अलग जीन के द्वारा सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो दे विल हैव माइन्यूट डिफरेंसेस बट दे विल डू द सेम एक्शन ऑन सेम सबस्ट्रेट। ठीक है ना, एक ही प्रकार का एक्शन करेंगे एक सबस्ट्रेट के ऊपर। दे आर जेनेटिकली जो है वो डिफरेंट सोर्स या जीन से क्या है? एक्सप्रेस हुए हैं, सिंथेसाइज हुए हैं। दे विल हैव द माइन्यूट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज ऑल्सो बट दे विल शो द सेम टाइप ऑफ द रिएक्शन। दोज आर कॉल्ड द आइसो एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, दिस इज द एंजाइम विच विल हैव द 5 फॉर्म्स
ऑल द फॉर्म्स विल डू द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, सभी लैक्टिक एसिड का क्या करती हैं, डिहाइड्रोजनेशन करती हैं। ठीक है, तो ये पांचों फॉर्म एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, आइसो एंजाइम। ऐसे ही अल्फा एमाइलेज 16 फॉर्म्स इसकी मिलेंगी आपको कहां पे, वीट के एंडोस्पर्म में। ठीक है, ऑल हैविंग द फंक्शन व्हाट, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ये 16 फॉर्म एक ही एंजाइम की है। ऑल दिस 16 फॉर्म जो है वो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के लिए आइसो एंजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा अपन एक वर्ड यूज करते हैं एब एंजाइम। एब एंजाइम क्या होता है बेटा, व्हेन द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज used as enzyme। ठीक है, मोस्टली कब इनको यूज किया जाता है एंजाइम के रूप में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विल गिव द रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लाइक द व्हाट सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन। ठीक है ना, व्हेन वी आर डूइंग द डायग्नोसिस, जांच जब अपन करवा रहे हैं तो डिटेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीजन का अपन करवाते हैं, तो जो रिएक्शन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में करवाई जाती है, तो एंटी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उनको किसके रूप में यूज किया जा रहा है, दे आर यूज्ड एज एंटी बॉडीज जो है उनको किसके रूप में यूज किया जा रहा है, एंजाइम्स के रूप में। एंड देन व्हेन द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड एज एंजाइम, देन द एंजाइम और द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विल बी कॉल्ड एब एंजाइम। उसको क्या बोलेंगे, एब एंजाइम। नेक्स्ट, इसके बाद में कहीं पे आपको एक वर्ड ये मिल सकता है बेटा, एक्सट्रीमो एंजाइम। ठीक है, एक्सट्रीमो एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम्स विच आर वर्किंग इन द एडवर्स conditions, और वी कैन से ऑन द हाइपर कंडीशंस। ठीक है ना, जो पर्टिकुलर अपन पीएच की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज और द पीएच रेंज, बट if some enzymes are crossing those particular limits and above those particular limits they are working, then those will be called extremo enzyme. For example, Taq DNA polymerase. This is the enzyme which is used in the polymerase chain reaction for the replication of DNA. DNA की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए इस एंजाइम का यूज करते हैं। दैट इज वर्किंग ऑन मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर काम कर रहा है। PFU पॉलीमरेज, PFU DNA पॉलीमरेज। ठीक है, these are enzymes which are used in the genetic engineering, ठीक है ना, in a technique which is called the PCR. So these are working on the higher temperature, more than 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे जो एंजाइम होते हैं उनको अपन बोलते हैं एक्सट्रीमो एंजाइम्स। द अनदर वन टर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर द एंजाइम, हाउसकीपिंग या कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। हाउसकीपिंग, ठीक है, these are the enzymes which are necessary to be synthesized 24/7 because they are related with the specific process which is completely or directly concerning with the life or the continuation of the life. For example, enzymes of respiration, they have to be synthesized continuously 24/7 उनका synthesize होते रहना जरूरी है, क्योंकि वो हाउस कीपिंग का मतलब क्या है, हाउस आपका शरीर है, जीवन है, उसको बनाए रखने के लिए उनका कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होना जरूरी है। सो द एंजाइम्स लाइक दैट विल बी कॉल्ड द हाउस कीपिंग एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट
अगली जो कैटेगरी अपन ले सकते हैं, एक होते हैं बेटा इंड्यूसिबल एंजाइम्स। इंड्यूसिबल एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द एंजाइम्स विच आर सिंथेसाइज्ड when inducing substrate is available or present। इंड्यूसिंग सबस्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है ना। वो सबस्ट्रेट होगा तो ही वो पर्टिकुलर एंजाइम जो उसके साथ एक्शन करने वाला है, रिएक्शन देने वाला है, वो क्या होगा? सिंथेसाइज होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नाम सुना हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना, दिस इज रिलेटेड विद द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी सिंथेसाइज होगा यदि क्या उपस्थित हो? लैक्टोज सबस्ट्रेट, ठीक है। इफ द लैक्टोज सबस्ट्रेट इज नॉट गिवन in the culture media to the bacteria, then this will be not synthesized. So this lactose is working as a inducing agent, or if the inducing agent is present, then the enzyme will secrete or the form, otherwise not. That's mean the synthesis of this enzyme is depend on the availability of the substrate or the inductor, जो इंडक्शन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेरित कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। Is this clear? And other also we can include in this, for example, biodetergents. There are some enzymes which are known as biodetergents. What? When enzymes used as washing agent, ठीक है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको बनाने के रूप में काम में लिए जाएं या वॉशिंग एजेंट्स को बनाने के रूप में काम में लिए जाएं। फॉर एग्जांपल, लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, ठीक है, ये आपके कपड़ों पे लगने वाले जो दाग हैं तेल के या और जो खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उनको साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स में यूज किए जाते हैं। दीज आर द एंजाइम्स। सो दिस काइंड ऑफ द एंजाइम्स विच आर यूज्ड एज ए डिटर्जेंट और द वॉशिंग एजेंट आर कॉल्ड द बायो डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी। नाउ अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर, एंड दैट इज एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म जो है उसकी अपन बात करेंगे। हाउ द एंजाइम्स आर वर्किंग, एंजाइम्स के काम करने का तरीका क्या है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एंजाइम का काम क्या है? सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ना और फिर उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करना? प्रोडक्ट में, ठीक है, और खुद को अपने आप को उस रिएक्शन से अलग कर लेना बिना अफेक्ट हुए हुए, ये अपन बात कहते हैं। और इसीलिए उसको अपन क्या कह रहे हैं? मिडल मैन। इन लोकल लैंग्वेज जो जिनको अपन कह सकते हैं जो काम निकालते हैं, ठीक है, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट को बना देंगे, आपका जो टारगेट है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन अपना न कुछ देंगे न अपनी ओर से कुछ इन्वॉल्व करेंगे, और एज सच जैसे शामिल हुए थे वैसे लास्ट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ड्यूरिंग द रिएक्शन जरूर वो अपने कॉन्फॉर्मेशन में या अपने कॉन्फ़िगरेशन में, अपनी स्ट्रक्चर में क्या लाएंगे? चेंज लाएंगे। तो एंजाइम एक्शन या एंजाइम रिएक्शंस जो है वो मोस्टली 2 स्टेप में होती हैं, और वो 2 स्टेप्स कौन सी होती हैं कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो एंजाइम के एक कंट्रीब्यूशन के द्वारा होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस के दौरान एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर कमी लेकर के आता है। What do you mean by the activation energy? The energy which is required for the change in the configuration of the substrate. सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन में या कन्फर्मेशन के अंदर कन्वर्जन या चेंज लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, या मैं ये कह सकता हूं कि सबस्ट्रेट के रिएक्शन में शामिल होने के लिए जो पर्टिकुलर एक बैरियर है जिसको अपन कहते हैं एनर्जी बैरियर, जो उस सबस्ट्रेट को पार करना जरूरी होता है, उस एनर्जी बैरियर को पार करवाने वाला जो पर्टिकुलर यूनिट है वो कौन है? एंजाइम है।
कैसे? दैट विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है उसको वो क्या कर देगा? लोअर कर देगा। हाउ दैट विल डू, वी विल डिस्कस। अभी तक के लिए आप ये समझिए कि जो एंजाइम एक्शन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट्स मीन एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ES enzyme substrate complex that will form, ठीक है। एंड द चेंज जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पे K1 वापस ये ब्रेक डाउन हो सकता है किसके अंदर? E+S, ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड द K2। तो पहला काम जो होगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो इसके लिए अपन ने बात की थी कि एंजाइम जो है उसके ऊपर मल्टीपल भी हो सकती हैं, ठीक है। क्या पाई जाती हैं? वो पर्टिकुलर साइट पाई जाती है जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ सके, जिसका नाम अपन ने क्या कहा था? एक्टिव साइट। और उस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट जो है वो क्या होता है? बाउंड होता है। और उसके बाउंड होने से क्या बनेगी? ये क्या बन गया? E और S, यानी कि ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाउ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी फॉर्म, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए डिफरेंट थ्योरीज आई। उनमें से एक जो थ्योरी थी वो थी लॉक एंड की थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय द एमिल फिशर। एमिल फिशर के द्वारा वो थ्योरी दी गई और उन्होंने क्या बताया कि एंजाइम इज वर्किंग एज ए लॉक एंड द सबस्ट्रेट इज वर्किंग एज ए की, ठीक है। और वैसे ही जैसे एक लॉक के अंदर जो पर्टिकुलर सेफ है एक स्पेसिफिक की के लिए जैसे फिक्स होती है, वैसे ही एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट जो है उसकी शेप एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जियोमेट्री ऑफ सबस्ट्रेट है, शेप ऑफ सबस्ट्रेट है, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट की जो शेप है वो पहले से डिटरमाइंड होती है, फिक्स होती है। और उस पर्टिकुलर, जैसे ये एंजाइम है, और इसके पास ये एक्टिव साइट है, तो ये एक्टिव साइट जो है वो किसके लिए? एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए है। दिस इज द एंजाइम ऑब्लिक लॉक, दिस इज द सबस्ट्रेट ऑब्लिक की, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री साइट किसके पास है? कॉम्प्लीमेंट्री साइट इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग किसके पास है? एंजाइम के पास। और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। और क्या बन गया? ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन ये जो थ्योरी थी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, जिसके अंदर ये कहा गया कि प्रीफिक्स्ड एक्टिव साइट जो है वो अपनी शेप डिसाइडेड रख दी है, प्रीफिक्स्ड होती है एक्टिव साइट, इस थ्योरी को अपन स्वीकार नहीं कर पाए, रिजेक्ट कर दिया अपन ने इसको। क्यों कर दिया? क्योंकि इस थ्योरी के द्वारा कंपिटिटिव इनहिबिटर की उपस्थिति में, ध्यान से सुनना, प्रतिस्पर्धी, जो आगे टॉपिक में आएगा, कंपिटिटिव इनहिबिटर की उपस्थिति में नॉन एक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया गया। नॉन एक्शन का मतलब कि क्यों अभिक्रिया नहीं होती,
तो कई बार आपको नीट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेक्स्ट थ्योरी है उसको अपन एक्सेप्ट क्यों कर लिया और इस थ्योरी को अपन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ द कंपिटिटिव इनहिबिटर हाउ द एंजाइम रिएक्शन इज नॉट प्रोसीडिंग, एंजाइम रिएक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ती है, इस चीज को वो क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस थ्योरी को अपन ने क्या किया, रिजेक्ट किया। पहला पॉइंट तो ये था अपना। दूसरा ये कि इस थ्योरी में ये कहा गया है कि एंजाइम के ऊपर पाई जाने वाली एक्टिव साइट की शेप पहले से फिक्स होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक्टिव साइट जो है दैट इज डिजाइन्ड बाय द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं और एमिनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के द्वारा वो डिजाइन्ड है। उस एक्टिव साइट के एक्टिव होने पे या उसकी शेप के ऊपर या उस एक्टिव साइट के सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने में देयर इज ए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द NH2 ग्रुप, COH ग्रुप एंड SH ग्रुप। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एंड दीज ग्रुप्स आर द पर्टिकुलर ग्रुप्स विच आर चेंजेबल। ठीक है ना, और दे आर फॉर्मिंग ए चेंजेबल यूनिट इन द एक्टिव साइट, दैट इज वी कैन से बटरेसिंग साइट। यानी कि एक्टिव साइट के अंदर बटरेसिंग साइट होती है और उसके साथ साथ दूसरी एक पार्ट होता है कैटेलिटिक साइट। यानी कि एक्टिव साइट के दो हिस्से होते हैं, एक चेंजेबल जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाता है, कन्फर्मेशन में चेंज लाता है एक्टिव साइट के, और एक वो जो कैटेलिसिस का काम करता है। एक्टिव साइट के अंदर वो दो स्पॉट होते हैं, वो दोनों स्पॉट ये शो नहीं कर पा रहा है। कौन सा, एमिल फिशर की जो थ्योरी है वो तो ये कह रही है कि पहले से एक्टिव साइट की शेप फिक्स है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। तो फिर जो दूसरी थ्योरी है उसके ऊपर अपन गए, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। उस थ्योरी को अपन क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दैट इज गिवन बाय द कॉसलेंट के द्वारा दी गई, और उन्होंने क्या कहा, शेप ऑफ एक्टिव साइट designed by the influence of what, substrate। सबस्ट्रेट के इन्फ्लुएंस से वो क्या होती है, डिजाइन होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्टिव साइट हैविंग टू ग्रुप्स, वन इज buttressing group and the second one is catalytic group। buttressing group कौन सा है, provides base to substrate, provides base to substrate to be attached। अटैच होने के लिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, बेस। कौन, बटरेसिंग ग्रुप, किसको, सबस्ट्रेट को अटैच होने के लिए। और कैटालिटिक जो ग्रुप है वो सबस्ट्रेट बॉन्ड्स जो हैं, सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और हाइड्रोफिलिक फोर्सेज के थ्रू अटैक करता है, और अटैक करके सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन, एंड देन दे विल बी रिपेयर्ड या रिफॉर्म्ड। और जब वो रिफॉर्म होंगे तो वो सबस्ट्रेट किसके रूप में होगा, एक नए रूप में होगा, एंड दैट पर्टिकुलर रूप या जो फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट। उसको अपन क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर अपन देखें तो ये जो एंजाइम है इसके ऊपर ये एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट के अंदर दो हिस्से हैं, वन इज
बटरेसिंग ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज कैटालिटिक ग्रुप। ये जो बटरेसिंग ग्रुप है इसके अंदर COH, NH2 और SH जो हैं वो ग्रुप जो अमीनो एसिड्स के हैं वो अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट शेप क्या करते हैं, चेंज लाएंगे। ये चेंज लिया है, ये कैटालिटिक ग्रुप है और ये कौन सा है, बटरेसिंग ग्रुप। और अब वो क्या करेंगे, दे विल अलाउ द जॉइनिंग ऑफ सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट की जो जॉइनिंग है उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे या अलाउ करेंगे। और अब ये सबस्ट्रेट यहां पे जुड़ेगा और अब ये कैटालिटिक ग्रुप जो है वो सबस्ट्रेट जो जुड़ गया है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और हाइड्रोफिलिक अटैक करेंगे और उसके कॉन्फ़िगरेशन में या कॉन्फॉर्मेशन में चेंज लाएंगे। तो पहले क्या बन जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स तो बनेगा जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया है तो अब कैटालिटिक ग्रुप जो है ना उसके ऊपर क्या करेगा, एक्शन करेगा और उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस थ्योरी को फिर अपन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कौन सी थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, किसकी, कॉसलैंड की, जिसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट के पास दो ग्रुप हैं, बटरेसिंग ग्रुप एंड कैटालिटिक ग्रुप। बटरेसिंग ग्रुप इज प्रोवाइडिंग द बेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड कैटालिटिक जो ग्रुप है दैट इज डूइंग द एक्शन फॉर द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए जब ES कॉम्प्लेक्स बन गया है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, दैट इज लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो होगा एंजाइम एक्शन का वो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि दिस इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों, बिकॉज दिस इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। अब ये एनर्जी बैरियर क्या है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी फॉर द सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सबस्ट्रेट टू बी द पार्ट ऑफ द रिएक्शन। सबस्ट्रेट को रिएक्शन का पार्ट बनना है, रिएक्शन में शामिल होना है, तो उसको वो एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो देखिए अगर कोई भी एंजाइम रिएक्शन चल रही है तो ये मान लीजिए ये क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे विल रिएक्ट एंड विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर दैट दे हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए ये एनर्जी उनको क्या है, रिक्वायर्ड है। ये मिनिमम एनर्जी लाइन है जिसको क्रॉस करना जरूरी है। अब इस रिएक्शन के अंदर आपने एंजाइम को शामिल कर दिया फॉर एग्जांपल, तो एंजाइम को जब आप शामिल कर देंगे देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, कारण एंजाइम जब शामिल होगा तो पहला काम तो क्या करेगा बेटा ये एंजाइम, देखिए ये एनर्जी बैरियर, ये पार्टिकल्स कहां पार, किससे पार करते हैं, आपस में कोलिजन से। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा वो एनर्जी यहां पे क्या होगी, इनको बूस्ट करेगी एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए। तो नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा देगा, या ये जो सबस्ट्रेट के पार्टिकल्स हैं इनकी संख्या को बढ़ा देगा कौन, एंजाइम जब इस रिएक्शन में शामिल होगा तो मैक्सिमम कोलिजन होगा। तो मैक्सिमम कोलिजन होगा तो मैक्सिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, आपस में रिएक्ट करने के लिए, वो पर्टिकुलर एनर्जी वहां पे क्या होगी, उनको मिल जाएगी। दैट्स मीन वी कैन से, अगर अपन ये मान लें कि 1000 अणु थे किसके, सबस्ट्रेट के, तो पहले 200 अणु आपस में कोलिजन कर रहे थे, टकरा रहे थे, तो एंजाइम को अभिक्रिया में शामिल कर दोगे आप रिएक्शन में तो ये संख्या 800-900 तक हो जाएगी। जितना ज्यादा कोलिजन होगा व्हाट विल हैपन, उतनी ज्यादा एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, किसको, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो ये पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ग्राफ था
वो कहाँ आ गया, लो आ गया, यानी कि नाउ द टाइम ये जो अमाउंट है वो क्या है, लो हो गई है। लो होने का मतलब क्या है, खुद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लिया है, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।